Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about Planck's distribution. Planck's distribution या Planck's radiation law ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि 1900 में मैक्स प्लांक ने प्रपोज किया था और इसका मकसद जो था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना था। तो मैक्स प्लांक ने जो ये फार्मूला दिया था दैट वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन emitted बाय अ ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी इज़ अ हाइपोथेटिकल बॉडी दैट absorb and re-emit all types of radiation on it। ब्लैक बॉडी एक हमारे पास ऐसी है बॉडी है जो कि आइडियल है, यानी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। एक आइडियल बॉडी है जिसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये हर किस्म की रेडिएशंस जो हम इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब भी करेगी एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर ये उन सारी की सारी रेडिएशंस को री एमिट भी कर सकती है। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल यानी एक आइडियल हमारे पास एब्जॉर्बर एक आइडियल रेडिएटर है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। लेबॉर्ट्री के अंदर हम कुछ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं जो कि क्लोज टू ब्लैक बॉडी हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर जो है वो हम नहीं बना सकते। तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम था उसके अंदर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए मैक्स प्लांक ने जो है ये फार्मूला प्रपोज किया था। अब मैक्स प्लांक की जो थ्योरी थी जिसकी बेसिस पे ये फार्मूला ड्राइव किया गया उसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस थी। पहले हम उन अजम्पशंस को स्टडी करते हैं और उन अजम्पशंस को फॉलो करते हुए देन हम प्लैंक्स फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब इन अजम्पशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ जो है उसे हम अपने माइंड में सेटअप कर लें कि ब्लैक बॉडी एक्चुअली है क्या। उसके लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो हम लैब में यूजुअली ब्लैक बॉडी इमेजिन करते हैं वो होता क्या है कि कोई भी लेड का ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर हम एक कैविटी क्रिएट कर लेते हैं और उस कैविटी की जो वॉल्स हैं यानी उसको हर साइड से ब्लैकेंड कर देते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक कर देते हैं किसी भी चीज़ से उसको। तो अब वो जो हमारे पास कैविटी है जिसकी वॉल्स ब्लैकेंड है इट बिहेव्स नियरली अ ब्लैक बॉडी। उसको माइंड में रखते हुए अब हम देखते हैं कि प्लैंक्स ने उसके बारे में क्या अज्यूम किया। तो फर्स्ट अजम्पशन ये थी कि ऑल बॉडीज प्लेस्ड इनसाइड एन इनक्लोजर एब्जॉर्ब्स एंड ऑल्सो emit ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी उस इनक्लोजर के अंदर उस होल के अंदर जितने भी बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ मीन्स जितने भी उसके अंदर पार्टिकल है या जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो सारे के सारे मटेरियल जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है, और वो रेडिएशंस जो हैं उनको री एमिट भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सेकेंड असम्पशन जो उसने की कि द एटम्स इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी बिहेव लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ईच हैव करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यानी हम कहते हैं कि उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट भी हो रही हैं, रेडिएशन वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो रेडिएशन एमिट कैसे होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास रेडिएशंस हैं उनकी जनरेशन का प्रिंसिपल ये है यानी उसूल ये है कि जब भी एक पार्टिकल या एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। तो उसके लिए हमने अज्यूम किया कि उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, यानी वहाँ पे वो ऑसिलेट कर रहे हैं और हर ऑसिलेटर की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। थर्ड असम्पशन क्या है कि द ऑसिलेटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी बट हैव डिस्क्रीट एनर्जी। अब वहाँ पे ऑसिलेट करते हुए वो एटम्स जो हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर एनर्जी की या किसी भी आर्बिट्रेरी एनर्जी की रेडिएशंस एमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है यानी स्पेसिफिक है। और उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि वो एनर्जी जो है वो एच एफ का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एमिट कर रही हैं वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एच एफ या 2HF या 3HF यानी एच एफ का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए वो एनर्जी जो वहाँ से एमिट हो रही है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू उस एनर्जी की नहीं हो सकती। लास्ट अजम्पशन जो कि इसके अंदर इंक्लूड की गई थी दैट वाज द ऑसिलेटर कैन एब्जॉर्ब एंड रेडिएट एनर्जी क्वांटाज और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी जो एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और उन पैकेट्स को हमने क्वांटा का नाम दिया था।
अब ये हमारे पास चार अजम्पशंस थी। जिसमें सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे एनर्जी जो है उसको रेडिएट भी कर रहे हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और ऑसिलेट करते हुए जो एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम या क्वांटा या पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और वो कोई भी आर्बिट्रेरी एनर्जी नहीं होती बल्कि उसकी स्पेसिफिक या डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम प्लैंक्स फार्मूला ड्राइव करेंगे। उसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है वो हमें इस फार्मूला से गिवन है। एन ऑफ एन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस ई एन ओवर के टी, वेयर ई एन जो है दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब ये जो हमारे पास है ये है कोई एक ऑसिलेटर, यानी एक एटम कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस हमारे पास इस फार्मूले से दी गई हैं। अगर हम टोटल ऑसिलेशंस काउंट करना चाहें कि उस ब्लैक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कितनी ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एक पार्टिकल के लिए ऑसिलेशन दी हुई है इसको हम सम कर लेंगे ओवर इन्फिनिटी, यानी हमें नहीं पता कितने पार्टिकल हैं, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ़ पार्टिकल उस ब्लैक बॉडी में मौजूद है। ठीक है, तो उन सारे पार्टिकल्स के लिए टोटल ऑसिलेशंस क्या होंगे उसके लिए हम इसको सम कर लेंगे फ्रॉम एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन ऑफ एन। तो ये हमारे पास टोटल ऑसिलेशंस आ जाएंगे। अब हमने कैलकुलेट करनी है इनकी एनर्जी। तो बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं एवरेज एनर्जी, उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस और टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हम पहले ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके जी, अब एक ऑसिलेशन के दौरान कोई भी पार्टिकल कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है वो हमारे पास होती है एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस। अब यहाँ पे ई जो है ये हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था एच एफ, एफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल न्यू यूज़ किया है। तो एन एच एफ जो है ये हमारे पास एनर्जी है एक ऑसिलेशन के लिए, यानी कोई पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो एन एच म्यू एनर्जी वो रिलीज़ करता है। तो ये हमारे पास एक ऑसिलेशन के लिए अगर हम टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की, एक सिंगल पार्टिकल की टोटल एनर्जी मालूम करना चाहें तो एन एच म्यू को उसकी ऑसिलेशन यानी कितनी दफ़ा वो ऑसिलेट कर रहा है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन एच म्यू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस, और नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस के लिए ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है ये हम यहाँ पे ब्रीफ कर चुके हैं, तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी आ गई, और उसी मैनर में जिस तरह हमने यहाँ पे इसको सम किया था फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यहाँ पे भी हम इस एनर्जी को इन्फिनिट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए सम कर लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी जो कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। ओके जी, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। अब हम एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन की तरफ जा सकते हैं। ओके जी, एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑसिलेशंस पे। यही जो दो फार्मूलाज हमने पीछे ड्राइव किए हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, इनको हम डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 जी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, ये टोटल ऑसिलेशंस है, इक्वेशन 2 को हमने 1 पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे ए जो है ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास कट जाएगा। फर्दर सॉल्यूशन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस एच म्यू ओवर के टी है, एन नहीं माइनस एच म्यू ओवर के टी, इसकी जगह पे हमने सपोज कर लिया एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स की पावर एन, क्योंकि यहाँ पे जो एन था इस एन को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया था, तो ये इस सारे एक्सप्रेशन की जगह पे एक्स आ जाएगा, और ये एन जो है ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी एक्स की पावर एन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो एन एच म्यू है इसमें से एन हमने एक्स के साथ लिख लिया और एच म्यू जो है इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब ये जो हमारे पास समेशन साइन है ज़ीरो से इन्फिनिटी तक,
ये हम n की वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये एक सीरीज़ बन जाएगी, यानी n की वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में भी और नीचे वाले फार्मूले में भी ज़ीरो से लेकर n तक, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, वन पुट करेंगे तो वन और एक्स की पावर वन, ये एक्स आ जाएगा। सिमिलरली टू पुट करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब, इस तरह ये सीरीज़ चलती जाएगी। इन द सिमिलर मैनर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो ये भी हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास सीरीज़ है इसमें से हम x कॉमन कर सकते हैं, हमने x जो है उसको कॉमन निकाल लिया और ये हमारे पास वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और नीचे भी हमारे पास। अब ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इसको जब हम सम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है वन ओवर वन माइनस एक्स के इक्वल, जो डिनोमिनेटर है, और जो न्यूमरेटर में हमारे पास सीरीज़ है ये वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली इन सीरीज़ की जगह पे ये वाला फॉर्मूला जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। एच न्यू एक्स एज इट इज़ आ गया, और वन ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और वन ओवर वन माइनस एक्स, ये हमारे पास उन सीरीज़ का सम आ गया। अब एक वन माइनस एक्स जो है वो नीचे कट जाएगा और एक जो है हमारे पास ऊपर बच जाएगा। अब क्योंकि ये वन ओवर वन माइनस एक्स है तो जो वन माइनस एक्स है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास बचा एच न्यू एक्स ओवर वन माइनस एक्स। अब जो हमारे पास बटे में ऊपर एक्स है इसको हमने नीचे लेकर आना है। अब उसके लिए हमें पता है कि अगर बटे के नीचे जो टर्म है उसके भी हम नीचे लेके जाएं, यानी बटे के नीचे बटा हो या डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म हो तो उसको हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ये जो x है इसको जो डिनोमिनेटर है वन माइनस एक्स उसके भी डिनोमिनेटर में यानी उसके साथ भी डिवाइड कर देंगे नीचे ला के, यानी वन माइनस एक्स के साथ जो x है वो डिवाइड हो जाएगा। अब वन माइनस एक्स के साथ x जब डिवाइड होगा तो ये वन के साथ भी डिवाइड होगा और x के साथ भी। वन ओवर एक्स जो है ये x इन्वर्स आ जाएगा, माइनस एक्स के साथ जब x डिवाइड होगा तो वो कट जाएगा और हमारे पास वन बच जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया एच न्यू ओवर एक्स इन्वर्स माइनस वन। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स की जगह पे हमने लेट किया था एक्सपोनेंट माइनस एच न्यू ओवर के टी, तो ये वैल्यू हम एक्स की जगह पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें चूँकि एक्स के ऊपर पहले ही हमारे पास पावर में माइनस वन है और एक जो है वो एक्सपोनेंट में माइनस है, तो ये दोनों जो है वो एड अप होके प्लस बन जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा एच न्यू ओवर एक्सपोनेंट एच न्यू बाई के टी माइनस वन। ये हमारे पास आ गया एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना चाहें तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आया है इसको भी आप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो हमें पता है कि सी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा या वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास इक्वेशन होती है। तो एफ जो है वो वी ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो सी ओवर लैम्डा, तो न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यही इक्वेशन एनर्जी की जो है वो आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो जो कि हम फ्रीक्वेंसी के साथ ही चल रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ही इसको ड्राइव करेंगे। एनर्जी डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डी न्यू और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे एवरेज एनर्जी के साथ। अब यहाँ पे जो एन न्यू इसकी वैल्यू हम रेले जीन्स फार्मूला के अंदर हम ये ड्राइव कर चुके हैं वैल्यू ये वाली, उसकी डेरिवेशन लंबी है वो हम नहीं करेंगे इसलिए एज इट इज़ ही इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एट पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यू, ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी। डी न्यू जो है वो साथ एज इट इज़ आ जाएगा और एवरेज एनर्जी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है वो वाली वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली प्लैंक्स फार्मूला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या एनर्जी डेंसिटी के लिए। अब इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि इन जनरल हमारे पास जो वेवलेंथ की फॉर्म में फार्मूला है यही वाला इस्तेमाल होता है, तो इसको हम
कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि न्यू की जगह हम सी ओवर लैम्डा जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि सी लैम्डा इन्वर्स के बराबर आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास डी न्यू भी है, तो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ की टर्म में करते हैं तो इसको भी हमें डी लैम्डा की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइडों से, डी न्यू ओवर डी लैम्डा, और लैम्डा के लिहाज से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लैम्डा की पावर -1 है, माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो -2, और वो -2 जो है वो बटे में जाके +2 बन जाएगा, तो -c ओवर लैम्डा की पावर 2, ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। डी न्यू इधर ही रखेंगे और डी लैम्डा जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है, न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा और डी न्यू की जगह -c ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर कर दें। अब ये सब्स्टिट्यूशन जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे न्यू क्यूब था तो ये सी क्यूब ओवर लैम्डा क्यूब आ जाएगा, और डी न्यू की जगह -c ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब नेगेटिव साइन जो है इसको हमने यहाँ से निगलेक्ट किया है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से आप नेगेटिव साइन जो है वो इसको ख़त्म कर दें। तो इस चीज़ को अब हम सी क्यूब के साथ सी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर लैम्डा क्यूब है इधर लैम्डा स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई होकर लैम्डा 5 बन जाएगा, क्योंकि ये भी बटे में है ये भी बटे में है, तो ये लैम्डा 5 नीचे आ जाएगा। 8πh और ये सी जो यहाँ से बचा था ये यहाँ पे आ जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है वो एज इट इज़, एक्सपोनेंट के अंदर भी जहाँ पे न्यू है वहाँ पे हमने सी ओवर लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज़ 8πhc over lambda 5 exponent hc over lambda kt minus 1 d lambda. This is Planck's distribution law or Planck's radiation formula for the distribution of energies in the black bodies. तो इसको हम वेवलेंथ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वेवलेंथ वाला फार्मूला है इसकी एप्लीकेशन होती है। थैंक यू।